मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ अमलतास को, जिसने इतना बड़ा आयोजन और इतना अच्छा आयोजन, एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला की है और कथक पर। मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में सबसे अच्छी बात अगर हुई है तो वो ये हुई है कि कलाओं पे विचार, ख़ासतौर से नृत्य में, कथक में, और भी विशेष तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि कथक में इस तरह से विचार प्रारंभ हुआ और अब विचार विनिमय काफ़ी हो रहा है और जिसकी सख्त ज़रूरत भी है, ऐसा भी मुझे लगता है। मेरे पास जब ये प्रस्ताव आया इसमें बोलने के लिए और मुझे कहा गया कि भारतीय संस्कृति और कथक पे बात की जाए, तो मैं पहले थोड़ा सा मुझे संकोच हो रहा था, क्योंकि बहुत ही बृहद सब्जेक्ट हो गया और उसमें, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो फिर इतनी विशाल और इतनी विस्तृत है कि उसमें कथक तो उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, ऐसा कहना चाहिए। पर फिर मैंने इसको ले लिया और मुझे लगा कि एक छोटी सी चुनौती ही सही, पर इस बहाने कुछ अपनी तैयारी भी हो जाएगी। भारतीय संस्कृति और कथक बहुत ही बृहद विषय है। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स भी बनाए हैं और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कई अर्थों में ये मेरे लिए एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कथक के माध्यम से भी इस संस्कृति को जाना है। देखा जाए तो सबसे पहला संस्कार तो आपको संस्कृति का या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपकी अपने परिवार, अपने माँ पिता से बनती है। पर उसके बाद जब आप किसी कला में आते हैं तो वो कला से जो अभिव्यक्ति बनती है वो आपको फिर एक नया रास्ता दिखाती है और फिर संस्कृति के और पर्दे खुलते चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने कहा कि कई कई अर्थों में संस्कृति और कथक मेरे लिए एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सभ्यताएं और संस्कृति, ये दोनों शब्द कई बार एक साथ आते हैं कि सभ्यता और संस्कृति। तो सभ्यताएं, पहले यही समझ लेते हैं कि सभ्यताएं तो स्थायी होती हैं और फिर जमींदोज भी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी सभ्यताएं रहीं शताब्दियों तक और उसके बाद धरती में समा गईं और फिर शताब्दियों बाद वापस हमारे खुदाइयों में निकलती रहीं और हमें समझ में आता रहा कि मनुष्य उस समय ऐसे रहता था शायद। सभ्यताएं स्थायी होती हैं और संस्कृतियां परिवर्तनशील होती हैं। संस्कृतियां बदलती ही चलती हैं और इनका ये जो परिवर्तनशील, इनका जो कलेवर है और जो इनका चरित्र है, इसके कारण ये जिंदा भी रहती हैं, ये जीवित रहती हैं। और ये जीवित इसलिए रहती हैं कि हम इन्हें पालते हैं, पोसते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। क्योंकि कोई भी संस्कृति प्राकृतिक रूप से अपने आप को विकसित करने और अपने आप को जीवित रखने में समर्थ नहीं है। उसे हमें पोसना पड़ता है, पालना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है और उसे दूसरी पीढ़ी की तरफ संप्रेषित करना पड़ता है, तभी वो जिंदा रहती हैं, जो आगामी पीढ़ियों तक भी जिंदा रहती हैं। और ये इसलिए ज़रूरी भी है ताकि ये संस्कृतियाँ अपने आप को पुनर्जीवित करने के अर्थ में अपने आप को भुला न दें, क्योंकि जैसे ही भूलती हैं वैसे ही मृतप्राय हो जाती हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं रहीं जिन्हें बरता नहीं गया, जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया, तो वो गायब हो गई। वो बिल्कुल, जिसे हम पुरातन ही कह रहे हैं, तो वो इसलिए गायब भी हो गई। जैसे पाली या प्राकृत भाषा जो है, वो किस तरह से बिल्कुल चली गई। हमारे दीन दुनिया में है ही नहीं ये भाषाएं, जबकि इनमें इतना बड़ा बड़ा लिटरेचर लिखा गया शताब्दियों पहले। तो आखिर ये संस्कृति क्या है? पहले संस्कृति देखते हैं और फिर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। मैं कथक नृत्यांगना हूँ और एक प्रैक्टिशनर की तरह बात कर रही हूँ, इतिहासवेत्ता या कोई वैचारक उस तरह से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि संस्कृति जो है वो जीवन जीने का ढंग है और हमारे जीने का ढंग ही संस्कृति है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, ये सब इस संस्कृति के हिस्से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जैसे कि आज सर्वाधिक बोलबाला राजनीति और अर्थव्यवस्था का होता है,
हम और किसी चीज़ की बात इतनी नहीं करते जितनी हम राजनीति की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सारी चीज़ों में, राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो, कलाएं इसके अंदर और केवल संस्कृति जो है वो ही इसमें रक्त संचार करती है। इसका जो ब्लड फ्लो है, कहना चाहिए, जो रक्त संचार है इन सारे कलेवर का, उसमें केवल हमारी कलाओं के प्रचार, उनका ज्ञान और उनकी साधना से ही रक्त संचार संभव है। इसका अर्थ है कि संस्कृति उस तरह ही जीवित रह सकती है और जिसका जीवित रहना अत्यंत ज़रूरी है। हाँ, यही कारण है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो खास तौर से इतनी बहुल संस्कृति है, कहना चाहिए बहुलता उसका विशेष चारित्रिक गुण है। बहुलता चाहे वो भाषाओं में हो, चाहे वो धर्मों में हो, चाहे बोलियों में हो, खान पान में हो, पहनावे में हो, रंगों में हो। हमारे देश में इतनी सारी संस्कृतियां एक साथ जिंदा रहती हैं, एक साथ अपने आप को समेटकर चलती हैं, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति रही है और भारतीय दर्शन रहा है, उसने अपने बाहों को बहुत फैला के रखा है। और इसीलिए कितनी सारी संस्कृतियां आई जिसे भारत ने अपने साथ में समेट लिया, अपने अंदर समेट लिया। इसके अच्छे परिणाम भी हुए और दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि ये सारी संस्कृतियां जब आई और इन्होंने हम पे राज किया, फिर चाहे वो मुगल हों, चाहे वो गुप्त हों, चाहे वो ब्रिटिश राज हो, वो हम पे राज कर पाए इसलिए नहीं कि हमने उन्हें समेट लिया, बल्कि इसलिए कि क्योंकि जो संस्कृति है वो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है संस्कृति हमारी। और जब भी कोई हम पर राज करता है तो वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे या हमारी संस्कृति पे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करता है या उसे थोड़ा बदलना चाहता है या उसे तहस नहस करता है। और ये सब हमने हमारे इतिहास में देखा है। तो ये जो इसीलिए लोग हम पे राज कर पाते हैं। जो भी राज करता है वो पहले सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बदलना चाहता है, क्योंकि तभी व्यक्ति बदलता है, उसके बिना नहीं बदल सकता है। और किसी भी सभ्यता के मर्म में उसके चिंतक और कलाकार होते हैं, क्योंकि वो खाली रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें चिंता करनी है, चाहे वो हमारा साहित्य है, चाहे संगीत है, चाहे कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृतियां परिवर्तनशील हैं, तो इन परिवर्तनशील संस्कृतियों में अगर कोई स्थायित्व ला सकता है, कुछ टाइम के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, तो वो ये कलाएं ला सकती हैं कि जो इन सारी संस्कृतियों में एक स्थायित्व पैदा कर देती हैं। ऐसा मेरा बहुत गहराई से मानना है, क्योंकि इतने सारे बदलाव देखने पर भी हमारी कलाएं बदलती रहती हैं, पर उसके बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं। तो ये जो चारित्रिक गुण है हमारी कलाओं का, फिर चाहे वो नृत्य है या संगीत है या काव्य है या साहित्य है या शिल्प है, इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसलिए मुझे लगता है कि बदलती संस्कृतियों को स्थायित्व देने के लिए कलाओं की सख्त ज़रूरत है। हम सोच के देखें कि हमारे आसपास कोई कलाएं नहीं हैं। मैं कई बार ये बात कई जगह कह पाती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई कला नहीं है, न नृत्य है, न संगीत है, न काव्य है, न साहित्य है, न शिल्प है और न सिनेमा है, तो सोच के देखें कि क्या बनता है, कैसा आसपास बनता है। एक मशीनी युग की तरह शायद हम जी पाएं, और जी पाएं या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो इतने बदलाव देखकर भी जब ये कलाएं अपने आप को जीवित रखती हैं, उसका मतलब कि उनकी जड़ें बहुत सुदृढ़ हैं। अगर मैं कथक की बात करूं तो कथक सदियों से चला आ रहा है, पर उसका स्वरूप बदलता रहा है, क्योंकि परंपराएं तो आधुनिक होती चलती हैं। परंपराएं जीवित ही तब रहती हैं जब वो आधुनिक होती चलती हैं, समसामयिक समय को अपने साथ लेकर चलती हैं, जो आपका वर्तमान है उसको समेट कर चलती हैं, तभी कलाएं जीवित रहती हैं। और कथक भी उसमें से एक है ज़रूर। हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि
जितनी भी हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं या हमारी जो भी कलाएं हैं, हमारे शास्त्र हैं या हमारी कलाएं हैं, ये सभी शास्त्रीय परंपराएं हमारे पास वाचिक परंपरा से आई हैं, वोकल ट्रेडिशंस हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, जिसमें कहकर ज्ञान को प्राप्त किया गया, कहकर और सुनकर। तो श्रुति और वाचिक, सो वाचिक परंपरा है और श्रुति का भी उतना ही महत्व है कि आप बोल रहे हैं और आप सुनते हैं। गुरु कहता है और शिष्य सुनता है, या जो भी टीचर कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी कहिए, कि सीखने वाला सुनता है और सिखाने वाला कह रहा होता है। तो हमारी सभी वेदों से लेके आज तक की सभी परंपराएं वाचिक परंपराएं रही हैं। और ये भी हमारी संस्कृति की एक खास बात है कि प्रयोग हुआ है और शास्त्र बाद में आए हैं। और शायद इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तान में इतनी गहरी जड़ जमाए हुए है कि गुरु शिष्य परंपरा शायद इसका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ होगा कि जब श्रुति से हम लोग सीख पाए हैं। और ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जहाँ पर प्रयोग हुए हैं पहले और फिर शास्त्र आया है, और कथक तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथक में सबसे पहले, आज भी कथक में लिखा हुआ साहित्य और शास्त्र हमारे पास कम है तुलनात्मक रूप से। कथक की अगर मैं बात करूं तो हम, जैसा कि मैं उम्मीद करती हूं कि अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि ये हमारे उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो जब कोई भी कला जिस प्रांत से या जिस जगह से, जिस भूमि से उठ के आती है, जिस जमीन से उठ के आती है, उस जमीन की खुशबू अपने में समेट कर लाती है। तो वहाँ की जो भाषाएं हैं, वहाँ की जो बोलियां हैं, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ का जो पहनावा है, वो सब उसमें सिमट कर आ जाता है, कहीं ना कहीं झलकता रहता है। और ऐसा भी कथक में हम साफ साफ देख सकते हैं। कथक को कथा से तो खैर सभी शास्त्रीय नृत्य जुड़े हुए हैं, और कथा से अर्थ यहाँ पे किसी स्टोरी की बात नहीं मैं कर रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि नरेशन बहुत ज़रूरी, नरेटिव जो एस्पेक्ट है हमारी कलाओं में और हमारे शास्त्रों में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कथाएं तो सभी नृत्यों के साथ, सभी संगीत के साथ, शिल्प के साथ, चित्र के साथ जुड़ी हुई हैं। और कथा का मतलब है कि मनुष्य को कुछ ना कुछ कहने की हमेशा से एक आकांक्षा रही है। जन्म से मनुष्य कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और वो आकांक्षा उसे कहीं ना कहीं किसी रास्ते पर ले जाती है। क्योंकि अगर हम देखें कि भाषा से पहले भी चित्र और मुद्राएं आईं, फिर चाहे आप भीमबेटका की गुफाओं के भित्ति चित्र देख सकते हैं, हमारे पुरातन शिल्प देख सकते हैं, जिनमें बहुत सारी कहानियां यूं ही कह दी गई हैं मुद्राओं के माध्यम से। भाषा बाद में आई है। तो ये जो कहने की आकांक्षा है, ये आकांक्षा ही मनुष्य को किसी न किसी कला की तरफ धकेल देती है। क्योंकि जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा से इतर जाकर भी कोई अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो अभिव्यक्ति आपको ये कलाएं दे पाती हैं। फिर चाहे वो चित्र हो, शिल्प हो, काव्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, क्योंकि मनुष्य अभिव्यक्त होना चाहता है, और इसलिए वो ये तलाश करता है एक दूसरी भाषा की। और वो भाषाएं जब उनको, और वो उस तरफ प्रवृत्त भी हो जाता है, उसे अपने आप को वो धक्का दे देता है उस तरफ, और वहां पहुंचता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी अभिव्यक्ति कथक बना। मैं साथ साथ में अपने कुछ अनुभव भी साझा करूंगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि भारतीय संस्कृति को, या हमारी अपनी संस्कृति को, मैंने कथक के माध्यम से भी देखा और जाना है। तो मुझे अभिव्यक्ति का जो साधन मिला, वो मुझे कथक मिला। क्योंकि कथक के माध्यम से मैंने हमारे काव्य को, पौराणिक चरित्रों को, हमारे दर्शन को, हमारे विचार को, हमारे साहित्य को मैंने एक अलग तरह से पहचाना, उनसे मुलाकात की। और धीरे धीरे जब कथक से दोस्ती हुई, और फिर जब कथक को बिल्कुल आत्मसात कर लिया गया और कथक से अपने आप को देखने की कोशिश हुई, तो फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी दिखाई देने लगी। हमारी संस्कृति में प्रकृति सर्वोपरि है।
अगर हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की, तो हमारे यहाँ फसलों के काटने से, फसलों के बीज बोने से, हर जगह हम उत्सव मनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं हमारी संस्कृति के, कि जहाँ पर जब बीज बोया जाता है तो भी उत्सव होता है, और जब उसका फल निकलता है तब भी उत्सव होता है। हमारे जितने लोक रंग हैं, उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार हैं, और वो सब आपको नृत्य और संगीत में भी दिखाई देते हैं। हमारे कवियों ने, अगर आप कालिदास की ऋतु संहार की बात करें, जो संस्कृत के कवि, 6ठी शताब्दी, वो कवि जिन्होंने षट ऋतुओं की बात की, 6 ऋतुओं की बात की, और वो सब हम हमारे आसपास देखते हैं। या उन्होंने मेघदूत की बात की, जो मेघ के आपने बादल को, कहाँ किस संस्कृति में ऐसी बात होती है कि जहां बादल को एक संदेशवाहक बना दिया गया और नायक का संदेश लेकर जा रहा है, नायक का विरह कहा जा रहा है। तो प्रकृति हमारे यहाँ सर्वोपरि रही। हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है, और हमारे यहाँ सारे वो त्योहार जो मनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक परिवर्तन से रिलेटेड हैं। हमारा खान पान उससे रिलेटेड है। हमारे यहाँ उस तरह के गीत गाए जाते हैं लोक संस्कृति में। तो शास्त्रीय कलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। शास्त्रीय कलाओं में भी इस तरह की बात है कि हमने प्रकृति को, चाहे फिर हम पंच तत्वों की बात करें या हम पंच इंद्रियों की बात करें, उन सब की पूजा, उन सब की प्रणति नृत्य में है, और कथक में तो काफ़ी है। क्योंकि कथक में ताल और लय के माध्यम से बांधकर उनकी प्रणति हमेशा हुई है। मैंने भी एक प्रोडक्शन किया था, नृत्य संरचना की थी इस कोरोना काल से पहले, 2019 में। क्योंकि इस 2020 को तो मैं, हम सबकी स्मृति से अगर ये बहुत प्यार से हटे तो अच्छा है, ऐसा लगता है। भूमि नाम से एक प्रोडक्शन मैंने किया था, और तब मैंने क्यों कहा कि मुझे अपने नृत्य के और कथक के माध्यम से संस्कृति की पहचान मिलती जाती है। क्योंकि तब मैंने पृथ्वी को पढ़ा, पृथ्वी सूक्त से लेके, और पृथ्वी के जितने संदर्भ हमारे पास पौराणिक उसमें मिलते हैं, हमारे साहित्य में या वैदिक साहित्य में मिलते हैं, मैंने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो ये समझ में आया कि शताब्दियों से पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, और पृथ्वी गुहार कर रही है कि मुझे बचा लीजिए। देवताओं से मनुष्य तक उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। पृथ्वी जिसने इतना शोषण सहा है, और इस अत्याचार को सहकर भी वो उपजाऊ है, वो अपने आप को से फिर से कुछ ना कुछ आपको देने की क्षमता रखती है। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कोई दैविक संकेत है क्या, क्योंकि जब प्रकृति उलटवार करती है तो फिर कोरोना जैसी बात लगती है सामने। जब कोरोना का समय आया तो मुझे लगा कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा वेद वाक्य है और वेद मंत्र है, उसका एक नया अर्थ निकल आया। प्रकृति के उलटवार करते ही हम सब लगभग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे संसार को उसने अपने घरों में बंद कर दिया। हम सब एक तरह से कैद हो गए अपने अपने पिंजरों में, और वहां से प्रकृति ने अपनी पुनर्सृजना की। वो पुनर्सर्जना जो उसने अपनी की, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी, तो उसने ये दिखाया कि वो कितनी गहरी और कितनी सुदृढ़ है, कि अगर वो आपसे कुछ कह रही है तो उसे सुनना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अब हम मनुष्य जाति को ये शायद समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दुर्भाग्य की बात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का पहली बार एक नया अर्थ समझ में आया कि हम सब एक नाव में सवार हैं, हम सबका एक ही दर्द है, हम सबकी एक ही खुशी है, हम सब एक ही इमोशन से गुजर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये मुझे समझ में आई जब मैंने ये प्रोडक्शन किया। ऐसा ही और मैंने एक जल तत्व पे काम किया, वाटर, जल जो कि जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई सुगंध नहीं है, जिसकी कोई, वो बिल्कुल अमूर्त है। तो मुझे समझ में आया कि हम सब नदी घाटी की सभ्यता के लोग हैं,
नदी घाटी की सभ्यताएं, कितनी सुंदर बात है कि नदी के किनारे जहाँ पानी है वहाँ पे लोग बसना शुरू करते हैं और धीरे धीरे समाज बनता चला जाता है, क्योंकि पानी ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज जब ग्रह नक्षत्रों पे चीज़ें, हमारे जीवन को देखा जाता है, सबसे पहले देखते हैं पानी है या नहीं। अगर पानी है तो वहाँ पे जीवन संभव है। हमारे अपने शरीर में भी तो है कि 75% तो पानी ही है। तो रहीम कहकर गए हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी के बहुत अर्थ हैं। तो हमारा जो, मैं साथ साथ में कथक की बात करती चल रही हूँ, और जो संपूर्ण हिंदी काव्य संसार है वो कथक का भी अपना साहित्य है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि जहाँ से वो शैली उठी है, उस शैली की वहाँ के आसपास का कलेवर लेकर चल रही है। क्योंकि तो वहाँ की भाषा, जैसे हिंदी भाषा, कथक की भाषा हिंदी है और उसकी बोलियाँ हैं। हमारे यहाँ कम से कम 46 प्रकार की बोलियाँ हैं, और ब्रज भाषा, राजस्थानी, मैथिली, अवधी, इन सब का जो साहित्य है वो भी कथक में नाचा जाता है। तो ये कथक को हिंदी साहित्य की संस्कृति से सीधा जोड़ देता है। क्योंकि एक तरफ तो भक्तिकाल है, जहां भक्तिकाल की बात है तो सूर, मीरा, तुलसी, रसखान, रहीम, कबीर। तो दूसरी ओर रीतिकाल है, वो रीतिकाल जहां श्रृंगार की बात हो रही तो पद्माकर हैं, बिहारी हैं, देव हैं, चिंतामणि हैं। और क्योंकि ये परिवर्तनशील है और सबको समेटती चलती है, तो आधुनिक कविता कैसे बचेगी? आधुनिक कविता, फिर चाहे वो निराला है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या गे तक आ जाइए, महादेवी वर्मा तक आ जाइए। तो आधुनिक कविता में सिर्फ यही नहीं है, दूसरी भाषा की कविताएं भी कथक में शामिल हुई, और उन पे बहुत अच्छी अच्छी नृत्य संरचनाएं एकल में भी हुई और समूह में भी हुई। बेसिकली कथक एक एकल नृत्य विधा है, और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसी काव्य संसार में अष्टछाप के कवि हैं जो कि भक्तिकाल के हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास। उनकी कविता में कथक नृत्य के बोल भी मिलते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो कथक नृत्य का उस समय एक अस्तित्व इस तरह रहा है कि काव्य में भी वो शामिल हुआ है। एक गोविंद स्वामी की कविता को मैंने भी नृत्य में किया है। निर्तत गोपाल संग, गोप कुमरी अति सुधंग, तथई 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 मंडन मधिराज। अभी तथई तथई तो बोल ही कथक का है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कृष्ण रास से कथक का सीधा और अभिन्न संबंध है। कृष्ण की रासलीला, कृष्ण चरित्र, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण काव्य। कभी हम कृष्ण की वंदना करते हैं, कभी हम उनका गुणगान करते हैं, कभी हम कृष्ण को दिखाते हैं, तो कभी कृष्ण होकर नाचते भी हैं। सर्वविदित है कि वाजिद अली शाह के उनके दरबार में, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कृष्ण लीला होती थी, और कहा यह जाता है कि नवाब खुद कृष्ण का रूप लेकर नाचते थे। हालांकि फिर यह भी कहा गया कि उनके हमशक्ल कोई हैं जो शायद नाचते रहे होंगे। पर जो भी है, तथ्य यह है कि उस दरबार में कृष्ण काव्य हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण को हम लोग सिर्फ उसका बखान ही नहीं करते, हम उनकी लीलाओं का वर्णन ही नहीं करते, उनकी लीलाओं को कविता रूप में बांधकर और नृत्य करते हैं, जिसे हम कवित्व कहते हैं। फिर चाहे गोवर्धन लीला है, कालिया दमन है, माखन चोरी है। अगर हम देवताओं की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में बहुत सुरुचिपूर्ण या रोचक तथ्य ये है कि हमारे जितने देवी देवता हैं, क्योंकि वो सब कथक में भी आते हैं, समाहित होते हैं, पौराणिक सारे चरित्र,
उन सभी देवी देवताओं के वाहन जो हैं वो पशु या पक्षी हैं। अब ये कितनी अद्भुत बात है कि आप, क्योंकि आपने जब हमारा वैदिक काल था तब तो हमारे पंच तत्व और यही हमारे देवी देवता थे। बाद के देवी देवता तो फिर विचार की उपज है, और वो जो वैचारिक उपज है, उस उपज में कितनी खूबसूरत बात यह है कि जब देवी देवता की आप पूजा करेंगे तो आप उनके वाहन की भी करेंगे। फिर चाहे वो देवी का वाहन शेर हो, या वो मयूर हो, या वो हाथी हो, या चूहा भी हो जो कि गणेश का वाहन है। तो इसका अर्थ है कि एक तरह की सम्यक दृष्टि है कि जहां पर कोई भी चीज कमतर नहीं है, कोई भी जीव कमतर नहीं है। और इन सब का व्याख्यान, इन सब की व्याख्या कथक में भी यूं की यूं होती रही है। हम लोगों के यहाँ गणेश परन नाचने की एक पूरी परंपरा है कि गणेश की स्तुति की जाती है पर्णों के रूप में, बोलों के साथ। कृष्ण की मैं बात कर रही थी कि कृष्ण का जो चरित्र है, अब कृष्ण को बताया गया कि वो बकरी चराते थे, भेड़ें चराते थे, ग्वाल थे। तो ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट बनता है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कृष्ण के का वर्णन हम कर देते हैं। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, कमल नयन कुंडल झलके। अब कुछ लोग यहाँ चपल नयन भी कहते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी ये ओरल ट्रेडिशंस हैं, कहकर सुनी गई हैं, सुनकर सीखी गई हैं। तो कमल नयन चपल नयन लगभग एक सी बात निकल आती है, क्योंकि ध्वनि का जो मीटर है वो लगभग एक सा है। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, कमल नयन कुंडल झलके। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। माधुधा तिहाई बनती है। एक दूसरा पक्ष है जहां पर कृष्ण की लीला के वर्णन है। एक छोटा सा कवित्त मैं आपको बताती हूँ, और उसमें कथक में किस तरह हिंदी साहित्य की विशेषताएं भी शामिल हुई हैं, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये कि जो कवित्त मैं पढ़ रही हूँ उसमें हिंदी के वर्णाक्षरों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। प फ ब भ म, पम पम पगधर, प आ गया, फिर फम फम फन पर फ आ गया, बिम बिम बिनती करत नवला ब, भंवर घोर कालिंदी गर्जत भ, मीन मनोहर छवि अति निरखत। तो प फ ब भ म इस तरह, पम पम पगधर फम फम फन पर, बिम बिम बिनती करत नवला, भंवर घोर कालिंदी गर्जत, मीन मनोहर छवि अति निरखत, देव विमान पुष्प नभ बरसत, कृष्ण करत कीर्तक थई कीर्तक थई कीर्तक थई। इस तरह से फिर तिहाई बनती है। इसी तरह राम का चरित्र भी हमारे कथक का हिस्सा है, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। तो ये भी तो एक सांस्कृतिक विरासत है कि जहां पे जब दशावतार की आप बात करते हैं तो उसमें एक तरह से पूरा जीवन नजर आ जाता है कि किस तरह से एक इवोल्यूशन आपको दिखाई देता है कि जलचर से कैसे हम भूमिचर बन गए, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुंचे, किस तरह इवोल्यूशन हुआ। वो दशावतार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो राम का चरित्र भी हम करते हैं। शिव या देवी, ये सभी कथक का अपना हिस्सा है, और कथक में इनको लेकर बहुत विस्तार से काम हुआ है, फिर चाहे नृत्य नाटिकाओं के रूप में हो या एकल संरचनाओं के रूप में हो। अब अगर थोड़ा सा हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चलें तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान, जहाँ की संस्कृति बहुत ही बहुल संस्कृति मानी जाती है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, बहुल संस्कृति का अर्थ हुआ जिसमें विभिन्न रंग हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, भाषाओं के, नृत्य के, संगीत के, धर्म के, विश्वासों के, खान पान के, पहनावे के। उस बहुल संस्कृति की में कथक नृत्य अकेला ऐसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हमारी गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल साफ दिखाई देती है। गंगा जमुनी तहजीब से अर्थ है खास तौर से
हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बहुत ही खूबसूरत पहलू कथक ने अपने में समेटे हैं। वंदना करते हैं तो सलामी भी है, ठुमरी है तो गजल भी है, तराना है तो द्रुपद भी है, भजन भी है, आमद है तो गणेशपरन भी है। पहनावे में अगर आप बात करते हैं, और ये सारे कथक की व्याकरण का अहम हिस्सा हैं, हम इनके बिना कथक की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अडॉप्ट किए गए, ये हैं उसके अंदर, इसकी परंपरा में शामिल हैं और ये उसका अभिन्न हिस्सा है। पहनावे में भी अगर हम देखें तो लहंगा पहनते हैं तो अंगरखा भी पहनते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अंगरखा मुस्लिम प्रभाव से भी आता है, और कांगड़ा शैली की पेंटिंग्स में देखें तो वहाँ पे भी हमको एक लंबा अंगरखा जो टखने तक आता है, वहाँ तक आता है। टीका लगाते हैं तो फिर छपका भी लगाते हैं। तो आहार्य में भी दोनों संस्कृतियां साफ साफ दिखाई देती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर बात है। संगीत में भी अगर हम देखते हैं तो संगीत में भी ये खासियत हमको नजर आती है। संगत कलाकारों में भी ये जो बहुल संस्कृति वो बहुत पूरी तरह से साफ दिखाई देती है कथक के कलेवर में। तो ये कहा जा सकता है कि कथक, क्योंकि कथक में किसी एक धर्म की बात कभी नहीं कही गई, तो एक तरह से एक सेक्युलर डांस फॉर्म है, एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नृत्य है कथक। क्योंकि इसकी जितनी हमारे देश की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसका सबसे बड़ा चरित्र तो यही है कि बहुल संस्कृति है और धर्म निरपेक्ष है। तो ये बात कथक से बेहतर और कौन समझ सकता है। कथक में तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि नवाबों के यहाँ पे भी हुआ और राजाओं के यहाँ पे भी हुआ, और इसके पूरे उदाहरण हैं और इसके पूरे चिन्ह हमको आज तक नजर आते हैं। वो परंपराएं आज तक चली आ रही हैं कि अगर तबला कहीं आया है तो पखावज भी आई है, और जैसा मैंने कहा कि द्रुपद है तो फिर गजल भी है। कथक में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि उत्तर भारत का नृत्य है, तो उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसका कहना चाहिए आधारभूत संगीत है। तो इसकी जितनी भी विधाएं हैं, प्रकार हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, वो सभी प्रकार कथक के अभिनय पक्ष का हिस्सा हैं। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, तिरवट, चतुरंग, भजन, वंदना भी करते हैं, श्लोक भी करते हैं। संस्कृत कवियों को भी करते हैं तो फ्रेंच कवियों को भी करते हैं। तो एक बहुत ही विस्तृत कलेवर हमें नजर आता है इसका। और जैसा हम सब जानते हैं कि कलाएं अकेली कभी नहीं चलती, कलाएं हमेशा दूसरी कलाओं की छाया अपने साथ लेकर चलती हैं। और इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि नृत्य है तो उसके साथ संगीत है और ताल वाद्य है, नहीं, उसके साथ चित्र भी हैं, तो शिल्प भी है, तो काव्य भी है। तो कथक का जो व्याकरण है वो ऐसा अमूर्त हिस्सा है। अमूर्त से मेरा मतलब है कि जिसमें कहीं छवियां नहीं उकेरी जा रही हैं, छवियां नहीं बताई, इमेजेस नहीं है। वो चाहे कथक के बोल हैं, तोड़े टुकड़े जो भी हम नाचते हैं कि तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, बड़ा बेसिक बोल है, पर इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इसमें अर्थ भरता है हमारी अंग भंगिमा से, हमारे हस्तकों से, हमारी मुद्राओं से। तो ये जो अमूर्तन है, ये जो अमूर्त है, ये हिस्सा इतना पक्का है और इतना गहरा और इतना विस्तृत है कि इसकी वजह से कथक की कला जो है, कथक कलाकार दूसरी कलाकारों से और दूसरी कलाओं से एक संवाद अपनी कला के माध्यम से स्थापित कर पाता है। क्योंकि ये जो कला संवाद बनता है, क्योंकि संवाद तब बनेगा जब एक जगह बनेगी, आप बस एक खाली जगह होगी तो संवाद स्थापित होगा। तो वो जो खाली जगह, वो जो एक कैनवस आपको देता है, जैसे हम मानते हैं कि जब मंच पे आप जाते हैं तो मंच एक तरह से पूरा बड़ा कैनवस है जिस पे आप अपने भंगिमाओं से, अपने हस्तकों से, अपने नृत्य से उसमें अलग अलग रंग भरते हैं। तो कला जीवित होती है और वहीं खत्म भी होती है।
ये बहुत अ, सुंदर बात है जो अज्ञे जी ने भी अपनी कविता में कही है। तो ये जो संवाद स्थापित हो पाता है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि कथक का व्याकरण बहुत समृद्ध है। कहा जाता है कि भाषा वही सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है जिसका व्याकरण सबसे समृद्ध हो और विस्तृत हो। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं तो कथक का व्याकरण तो असीम है, और वो इतना गहरा है और इतना विस्तार है, और वो विस्तृत होता ही जाता है, और इतना सुदृढ़ और सक्षम है। ये मैं इसलिए कह रही हूं, असीम इसलिए कह रही हूं, क्योंकि कथक सीखने वाले छात्र जब कथक सीखते हैं, उसके सीखने के कुछ समय के बाद में वो खुद उसमें बोल बनाने की तरफ मुड़ने लगते हैं स्वतः। उन्हें कोई कहता नहीं है, पर ये कथक की तासीर ही है। इसलिए कि कथक के बोल आपको वो जगह देते हैं कि जहां आप उस विस्तार को ले सकें और आप उसकी परिधि को और आगे खिसका सकें। कथक का कोई भी कलाकार कथक की स्किल को तो मास्टरी कर लेता है कि आप बहुत तेज़ी और तैयारी में नाच पा रहे हैं और आप तत्कार बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। ये आप प्रैक्टिस से करते हैं। पर कथक का कलाकार और उसका प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका उपज अंग। जैसा मैंने कहा कि संस्कृतियाँ अपने आप को परिवर्तित होती चलती हैं, तो वो उपज अंग के साथ ही चलती हैं, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता चलता है। तो कथक में ये जुड़ता चलता है। जब तक कथक में इस तरह, और कथक का हर कलाकार, हर अच्छा कलाकार वही माना जाता है जो कथक के कलेवर में, कथक के व्याकरण में कुछ ना कुछ जोड़ता चले। इसीलिए हम अपने गुरुओं के नाम से उनकी बंदिशें नाचते हैं, क्योंकि हर गुरु ने कोई ना कोई रचना की है, चाहे वो बोलों के रूप में है, चाहे बंदिशों के रूप में है, चाहे कविता के रूप में है। जो कवित्व मैंने पढ़ा वो हमारे दादा गुरु जी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद जी का था। और ये परंपरा है कथक में कि आप तुरंत नाम लेकर उस बंदिश को नाचते हैं। तो ये भी हमारी संस्कृति की ही द्योतक है कि हम किसी का भी आभार कहने से चूकते नहीं। हम उसी वक्त उसका आभार प्रदर्शन करते हैं जिनसे हमने कुछ लिया है। तो ये संस्कृति सीधी कथक में दिखाई देती है कि जहाँ डांसर स्वयं आकर माइक पर खड़ा होता है और उसके बाद बोल पढ़ता है, और अगर वो बोल उसके गुरु का है या किसी और से लिया है तो वो उस वक्त कहने की कोशिश करता है और उसका आभार प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जो सीधा हमें हमारी अपनी संस्कृति से, और कहीं नहीं है, ये जोड़ते हैं। तो एक तरह की सच्चाई इसमें जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और कथक की जो उपज अंग की मैं बात कर रही हूँ, वो कथक के कलाकारों के लिए एक अनिवार्य अंग है। और इसलिए कहा जा सकता है कि कथक के जो तोड़े टुकड़े तिहाइयाँ रची जा रही हैं और जो लगातार बनती चली जा रही हैं, हम जितना सीखते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा आगे उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कथक के बोलों का और इसका बोलों का जो असीम फलक फैला हुआ है, वो एक ऐसा अमूर्तन है, एक ऐसा नॉन इमेज जिसमें कहना चाहिए कि वो कथक को एक सूफी कलेवर दे देता है। क्योंकि सूफियाना, अगर आप कहते हैं, जो सूफियाना, जो सूफी अंदाज या सूफी विचार है, सूफी अपने आप में विचार है, और विचार की तो कोई मूर्त नहीं होती। विचार तो मूर्तहीन होता है, उसमें मूर्त है ही नहीं। तो सूफी कथक का जो अपना ये कलेवर है, तोड़े टुकड़ों का जितना बड़ा संसार है बोलों का, वो अपने आप में कथक को एक सूफी चरित्र देता है, एक सूफियाना अंदाज देता है। इसलिए उसे अलग से सूफी कहने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सूफी हो जाता है। क्योंकि वहां कोई इमेज तो है ही नहीं, वहां तो मूर्त नहीं है। और देखा जाए तो हर नृत्यांगना या नर्तक या हर नृत्य का कलाकार जब मंच पर प्रदर्शन करता है तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जागता है, एक अंतर्द्वंद जागता है। क्योंकि डांसर की अपनी बॉडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और डांसर की जो अपनी बॉडी है वो एक बहुत ही बड़ी इमेज है, एक छवि है।
उस छवि से जब नृत्य होता है और वो नृत्य अगर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो फिर वो छवि दिखना बंद हो जाती है और सिर्फ नृत्य दिखता है। इसीलिए ऐसी उपमाएं बनती हैं कि इतने स्थूल काया के बाद भी हमको इतना सुंदर नृत्य दिखा, क्योंकि वो स्थूल काया, वो मोटापा आपको दिखाई ही नहीं दिया, वो नृत्य इतना सुंदर था। कुछ लोग शॉर्ट हाइट होते हैं और वो लंबे दिखते हैं क्योंकि उनका नृत्य उन्हें ऐसा बना देता है। तो नृत्य उस छवि को, उस इमेज को एकदम हटा देता है। जैसे कि गायन में होता है कि जब आप गाना सुनते हैं, जब आप शास्त्रीय गायन और उसमें आलाप सुनते हैं, तो उस आलाप में आप भूल जाते हैं। आप बंदिश सुनते हैं तो आप राग को सुनते हैं, आप बोल को नहीं सुनते हैं। आप कई बार बंदिश के शब्द महत्वपूर्ण नहीं लगते क्योंकि राग को सुन रहे होते हैं। तो वही बात नृत्य के साथ होती है कि नृत्य इतना प्रमुखता और इस तरह सामने आता है, इतना सुंदर होता है कि वो आपके शरीर को भुला देता है। तो ये इसीलिए ऐसी किंवदंतियां बनती हैं कि किस तरह अंत समय तक लोग नाचते रहे और बावजूद बीमारी के नाच लेते हैं। कैसे नाच लेते हैं? तो वो कहाँ से वो ऊर्जा आती है, वो कहाँ से वो प्रेरणा पैदा होती है कि जो आपको अपने शरीर को भूलने पे, क्योंकि हिंदुस्तानी संस्कृति में और हिंदुस्तानी संस्कार की वजह से जब शरीर आपका नृत्य करता है तो नृत्य प्रमुख होता है, शरीर उसका विषय नहीं है। जैसा कि पाश्चात्य संस्कृति में होता है कि वहाँ पर सबसे पहली चीज़ बॉडी है, बॉडी इज़ द सब्जेक्ट, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो कथक में जब आप नाचते हैं और इस तरह के अमूर्तन में बात करते हैं और काम, तो उसका सूफियाना अंदाज वैसे ही हो जाता है। और ये विचार और ये दर्शन की जब हम बात करते हैं तो कथक में ये विचार और दर्शन भी बहुत आया है। फिर चाहे वो पौराणिक चरित्र हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, और यहाँ तक कि गांधी और विवेकानंद पर भी काम हुआ। उनके विचारों से प्रभावित संरचनाएं हुई और किसी एक ने नहीं, बहुतों ने किया, कईयों ने काम किया। कई ऐसी समसामयिक सामाजिक विसंगतियां हुई हमारे समाज की, कई ऐसी विसंगतियां हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, पर उनको भी कथक ने अपना विषय बनाया और उन पर रचनाएं हुई, संरचनाएं हुई। ये अलग बात है कि मेरा ऐसा बहुत मानना है, ये बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हर विषय नृत्य के लिए नहीं होता है, क्योंकि नृत्य की अपनी सीमाएं होती हैं। कुछ सीमा तो होती ही है हर विषय की, हर कला के हर पक्ष की कुछ अपनी अपनी बात है, क्योंकि हम आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक की बात करते हैं तो आंगिक प्रमुख है। तो अंग से बहुत सारी बातें, क्योंकि वाचिक वहाँ पर नहीं है उतना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाचिक परंपरा से आप सीधी संप्रेषित कर सकते हैं। पर जब आंगिक की बात करते हैं तो रस इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो रस आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, आपकी दैनंदिन जिंदगी में दिखाई देते हैं। तो मैं जो अमूर्त की बात कर रही थी, तो भारतीय दर्शन की जब मैंने बात की कि दर्शन को किस तरह लाया गया, और दर्शन को मूर्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विचार है, विचार को आप कैसे इमेज देंगे। इसीलिए जब आप सूफी विचार की बात करते हैं तो आप जैसे कबीर की बात करते हैं, और कबीर को करने में विचार सबसे प्रमुख हो जाता है, क्योंकि कथक में बहुत सुंदर बात है कि कथक की जो ठुमरी अंग है उसके अंदर भी कभी कभी सिर्फ एक विचार की बात होती है, या गद्भाव है, उसमें बिना शब्दों के कहानी कही जा रही है, पर कई बार सिर्फ एक विचार की बात भी हो जाती है। तो ये जो विचार है, इसको मूर्त कैसे दी जाए, उसको मूर्त रूप कैसे बनाया जाए, ये थोड़ा कठिन है, पर यह भी कथक में हुआ है। मैंने भी कबीर पे काम किया और वो भी एक तरह की चुनौती मुझे लगी, क्योंकि कविता को अगर आप समझ के काम करते हैं तो वो चुनौती दिखाई देती है। क्योंकि कबीर, अगर आप सूफियाना अंदाज करना चाहते हैं, अगर आप सूफी कविता ले रहे हैं या आप कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं दर्शन की और विचार की, तो उससे
श्रृंगार को अलग करना पड़ता है। और जब श्रृंगार को अलग करते हैं तो नृत्य में बहुत कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि श्रृंगार और भक्ति ही नहीं है, उसके बीच बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं, इतनी सारी छायाएं आपको दिखाई देती हैं। तो जब मैंने कबीर को किया तो एक विचार ऐसे ही आया कि कबीर के नाम को ही परिभाषित करते हैं, और मुझे खुद अच्छा लगा ये सोचकर। और मैंने क से काया कहा, ब से बिरह कहा, और र से रंग कहा, और ऐसे कबीर कहना चाहा। और देखा जाए तो ये 3 रंग कबीर की कविताओं में बहुत ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, जितनी चीज़ें मैंने अभी कहीं, कि चाहे हम, अगर काव्य की मैं वापस जा रही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था उस तरफ, कि हमने संस्कृत काव्य से लेके और विदेशी भाषाओं तक की बात की है। हमारे देश की जितने पौराणिक चरित्र हैं, जितनी सभ्यताएं हुई हैं, हमारी नदी घाटी की सभ्यताएं रही हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली नदी घाटी के लोग हैं, उसका हमने कलेवर इसमें देखा है कथक में। तो हमने हमारे सारे काव्य साहित्य का एक देखा जाए उसका इंक्लूजन है इसके अंदर, वो समाहित है कथक में, और वो कथक का अपना साहित्य बन के समाहित है। क्योंकि जब कोई दूसरी कला के साथ आप बात करते हैं तो कोई तीसरी एक उत्कृष्ट बात बनती है, क्योंकि काव्य इतना उत्कृष्ट है और कला भी इतनी उत्कृष्ट है, तो दोनों मिलकर एक तीसरी जगह पैदा करते हैं। और ऐसा कथक में हुआ है। कथक में काव्य साहित्य की बात हुई है, कथक में प्रकृति के निरूपण की बात हुई है, प्रकृति की वंदना की बात हुई है, कथक में दर्शन और विचार की बात हुई है, जो कि हमारे कथक में हमारी संस्कृति के जो बहुलता, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है, वो तो साफ साफ दिखाई देता है, जैसा कि मैंने कहा। क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति का सबसे आकर्षक अगर कोई पक्ष लगता है तो वो उसकी बहुलता ही लगती है, जो मुझे कथक के बिल्कुल साथ साथ आके वो खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल दोनों साथ में खड़े हैं, कि कथक में भी वही बहुलता नज़र आती है, चाहे वो भाषा की है, चाहे वो उसके अपने रेpertoire की है, उसकी जो शब्द समृद्ध संपदा है, या उसकी बोल संपदा की है, या उसके संगीत की है, या उसके पहनावे की है। तो कथक में मुझे ये सब, क्योंकि लोक रंग दिखाई देता है कितनी बार। जैसे कथक का जयपुर घराना अगर राजस्थान से आता है तो वहाँ राजस्थान की संस्कृति से मिलती जुलती वहाँ के लोक गीतों को भी समाहित किया गया। कथक का एक हम लोगों ने सीखा, जो यहाँ के राज परिवार में आज भी स्तुति के रूप में गाया जाता है, रंगीला शंभू गौरा ले पधारो प्यारा पावना, वो राज घराने का है जो आज भी दिखाई देता है कथक में। और जैसे मैंने कृष्ण लीलाओं की बात की, जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में होती थी, कितने सारे ऐसे कवि हुए जो कि मुस्लिम कवि हैं, पर उन्होंने कृष्ण पर लिखा, और वो काव्य कथक में आया है। तो मैं अंततः आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति से पुराणों तक, दर्शन से विचार तक, मूर्त से अमूर्त, श्रृंगार से भक्ति, कथक का कलेवर बहुत विस्तृत है, और ये भारतीय संस्कृति का उज्जवल द्योतक है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि संगीत में, संगीत, ताल, लय, छंद और शब्द, इसकी अपार संपदा कथक में है। और लय तो बिल्कुल इस तरह है कि लय को तो साकार रूप करके नाचते हैं, और लय में तो ये पूरा ब्रह्मांड ही है। क्योंकि लय ज़रा सी बिखरती है तो फिर आपदाएं आती हैं प्राकृतिक। और जैसा मैंने कहा प्रारंभ में कि मेरे लिए कथक और संस्कृति लगभग एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और कई अर्थों में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए मैं यहीं पर विराम दूंगी, और मैं नमन करूंगी इस समृद्ध परंपरा को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी इस बहुल सांस्कृतिक विरासत को, हमारे काव्य और दर्शन को, विचारों से परिपूर्ण इस संस्कृति को, जिसका पूरी की पूरी झलक मुझे कथक में दिखाई देती है। और समाप्त कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद की एक कविता से, जो आज अगर मैं कहूँ तो वो, इसे मैं नृत्य रूप में कर चुकी हूँ,
जो मेरी भावनाओं का आईना भी है आज। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। विदा लेती हूँ आपसे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आप लोग इसमें शामिल हुए और मुझे आमंत्रित किया गया। मैं अमलतास का भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।